गुड इवनिंग। आज का जैसे तो स्टार्टिंग हम आज के लेक्चर की कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने यूटी डिस्कस किया था एक, और उसके बाद मैंने आपके लिए एक लेक्चर अपलोड किया था। वो देख लिया आपने? ह्यूमन आई में अगर मायोपिया है तो क्या डिफेक्ट में है, और फिर उससे नियर पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और हाइपरमेट्रोपिया है तो उससे लेंस लगा के फार पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बताओ, जो क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे पीछे, उन पे एक लेक्चर अपलोड किया था, क्या वो लेक्चर आपने अटेंड कर लिया कि नहीं? यस सर। और मुझे लगता है कि उससे कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे, क्योंकि वो ऐसे सवाल थे जो पीछे जब हमने अपना रेगुलर वे में जब वो पढ़ा तो वो चीजें कवर नहीं की थी। क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया वो वाला लेक्चर, कल वाला जो डाला गया था कल? ठीक है भाई, जरूर ध्यान रखना वो चीजें। अच्छा, उसके बाद सुनो, आज की क्लास की शुरुआत क्योंकि यूटी में डिस्कस करवा चुका, अब ऐसी कॉमन सी बातें जो नहीं करनी चाहिए जो बच्चे कर रहे हैं, एक बार मैं वो डिस्कस करता हूं, क्योंकि आप में से बहुत से बच्चों की वही गलतियां आ रही हैं। देखो, ये पेपर पिछले वीडियो के साथ मैंने लिंक कर दिया था, उसमें जो पहला सवाल था, अब भी 25% बच्चे गलती कर रहे हैं कि मैग्नेट का कौन सा एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ होगा। भाई, क्या हमने रिवीजन में भी और एनसीईआरटी की स्टार्टिंग लाइंस में भी ये देखा था कि नहीं, नॉर्थ की तरफ कौन सा एंड जाता है? नॉर्थ एंड। उसमें भी बहुत से बच्चे साउथ एंड लिख के आ रहे हैं। दूसरा सवाल, बड़ी भारी मिस्टेक, सुनो एक बार, ये सुनो आप ये क्या गलती कर रहे हो। ये 10th के बी में, करंट थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पावर लाइन फ्लोज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो करंट जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अब पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डायरेक्टली अबव इट। इससे डायरेक्टली अबव इट, इससे ऊपर आपसे पूछा है कि भाई किधर फील्ड होगा, इसके ऊपर। देखो किस किस तरह के आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आ रहा है आउटवर्ड, एक आंसर क्यों आउटवर्ड? आउटवर्ड यूं दिख रहा है भाई, आउटवर्ड। आउटवर्ड यहां पे मान्य नहीं होगा। आउटवर्ड पता नहीं क्या होता है। आउटवर्ड का क्या मतलब है? आप बुक रख रहे हो, आउटवर्ड ऊपर हो जाए, कुछ भी हो जाए। जब आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया गया है, नॉर्थ और ईस्ट, सॉरी ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही है, तो आउटवर्ड का कोई लॉजिक नहीं हो। वहां पे फिर आपको डायरेक्शन देनी होगी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें से, या फिर कोई और, जैसा भी आपको सही लगे। तो साउथ डायरेक्शन एक अलग चीज है, नॉर्थ डायरेक्शन एक अलग चीज है। आप इनवर्ड और आउटवर्ड आंसर नहीं दे सकते, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। दूसरी गलती सुनो, किसी बच्चे ने यहां फील्ड लाइन बना ली, किसी बच्चे ने यहां फील्ड लाइन बना ली, ठीक है, इसकी फील्ड लाइन यूं बनी। अब पता है इसका आंसर क्या लिख के आ रहे हैं कि अगर मैं ईस्ट से देखूं तो ये कैसी है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ईस्ट से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा आंसर आ रहा है ईस्ट से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं वेस्ट से देखूं तो ये डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज। तो इसमें ये कोई आंसर नहीं है आपके सवाल का। आपने तो अगर मैं ईस्ट से देख के एंटी क्लॉकवाइज बोलूं या वेस्ट से क्लॉकवाइज बोलूं, तो बॉटम पॉइंट पे तो नॉर्थ की तरफ हो गया, टॉप पॉइंट पे साउथ की तरफ। उसमें तो केवल एक बात पूछी थी कि इसके ऊपर, वर्टिकली ऊपर, इससे फील्ड किधर होगा। तो आप इतना क्यों घुमा रहे हो कि यूं देख लो ना, तो ये जवाब आपको आंसर देंगे और ना ये आउटवर्ड इनवर्ड आंसर देगा। यहाँ पे आंसर नॉर्थ या साउथ इस तरह से लेना था, ठीक है, ये मिस्टेक जो कर रहे थे। अच्छा, और सुनो, और जो मिस्टेक हो रही है, एक कॉमन सी मिस्टेक 11th क्वेश्चन में जो एक छोटी सी गलती बच्चे कर रहे हैं, बोले कि भाई जब आपने करंट ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, पेपर दोबारा मैं लिंक कर दूंगा, आपने देखा भी हुआ पेपर क्या है। जब आपने स्विच ऑफ किया तो बोले फ्लक्स खत्म, सब कुछ खत्म, तो दूसरी वायर में कुछ नहीं होगा। अगर फ्लक्स खत्म हुआ है तो क्या वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर फ्लक्स खत्म हुआ है तो क्या वो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है? बात ये है, हुआ है ना, तो पक्का वहां पे डिफ्लेक्शन होगा। अब इसमें ये क्या लिख के आ रहे हो कि डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका क्या मतलब है? एक बार क्लियर करेंगे, डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे? तो इसने ये तो बोला ही नहीं कि मैंने कभी स्विच ऑन किया है। स्विच तो ऑन था, स्विच तो ऑन कभी से था, स्विच जो है वो तो कभी से ऑन था। अब पहले कभी क्या डिफ्लेक्शन हुआ होगा, वो तो तब हुआ होगा जब आपने स्विच ऑन किया हो। अगर सवाल में दिया होता कि भाई एक बार स्विच ऑन किया फिर स्विच ऑफ किया, तो आप बोलते कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अभी तो अपोजिट डायरेक्शन बोलने का कोई मतलब है नहीं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुनो क्वेश्चन नंबर 12, स्केच ऑफ द पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। देखो भाई,
क्या करके आ रहे हो वो देखो आप, क्योंकि पीछे जब ये डिस्कस किया तो मुझे नहीं पता था कि ये वाली गलतियां होंगी। इधर सुनो, स्केचिंग देखो इसकी क्या है, ये एक स्ट्रेट वायर, इस पे करंट की डायरेक्शन ना दिखा के ये बना दिया, पहली गलती। इस पे लगा दिया एरो लेकिन उस पे नहीं लगाया। अरे जब उस पे लगाया नहीं तो मुझे क्या पता लगेगा आपकी डायरेक्शन सही है कि गलत है। ठीक है, अच्छा ये बन गया भाई कंसेंट्रिक सर्कल ऐसे। उसके बाद दूसरी गलती, इसके भी पता नहीं क्या कुंडल से लगा के आ रहे हैं, बहुत से बच्चे ये बना के आ रहे हैं। फिर ये क्या कर दिया, पता है ये क्या है, ये क्या है कि पता नहीं, ये जो मैंने ये बनाया या आप लोगों ने दिखाई ये है क्या, ये तो तब की फील्ड लाइन है जब करंट ये होता। अगर करंट सर्कुलर वायर में होता तो फील्ड लाइन ऐसी बनती, और अगर करंट स्ट्रेट वायर में है तो पहले आपको ये डायरेक्शन देनी थी और उसके बाद ये दिखाना था कि क्या है। क्या समझ आया कि नहीं आया? ये इनका कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, गलत है अगर आप ये चीज दिखा के आ रहे हो तो। क्लियर है? दूसरी बात, इसके साथ एरो देना था, ये मिस्टेक्स आप कर रहे हो। अच्छा, फिर उसमें पूछा दूसरा, स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड। कोई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी लिख के आ रहे हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल भी लिख के आ रहे हैं। क्या फ्लेमिंग का रूल यूज हो रहा है क्या यहाँ पे डायरेक्शन निकालने में? क्या फ्लेमिंग का रूल यूज हो रहा है करंट से फील्ड की डायरेक्शन निकालने में? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुन रहे हो ना आप? आवाज तो समझ आ रही होगी क्या मैं बोल रहा हूं? ठीक है, अगला सवाल, जो बच्चे बुरी तरह फंसे हैं तो वो तो अगले में ही फंसे हैं, क्योंकि सीधा 3 नंबर गए उनके। ये था कि नेम ए रोटेटिंग डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी। भाई कुछ बच्चों ने ना जनरेटर लिख दिया और वो एक्सप्लेन कर दिया, 0 नंबर, बिल्कुल 0। क्या जनरेटर में ऐसा होता है? नहीं होता। दूसरी बात, क्या हमने रिवीजन क्लास में बहुत अच्छी तरह नहीं बता दिया था कि जनरेटर इस साल सिलेबस में नहीं है तो वो आपकी यूटी में नहीं आ सकता है? बताया था। और आपके यूटी के सिलेबस में अलग से लिखा हुआ था एक्सेप्ट जनरेटर। तो बोर्ड एग्जाम में भी ये गलती ना करें, इस साल कोई जनरेटर नहीं आएगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो था ना इस पेपर का, जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी, वो यही था कि मोटर की एक्सप्लेनेशन आ सकती है 3 नंबर में। 5 में भी आ सकता था, पर पेपर ही 10 नंबर का है तो वो 3 में आ गया इस तरह से। तो जिन बच्चों ने ये गलती की उनके सीधे 3 नंबर गए और सीधा 10 से 7 पे आ गए, और एक आध और गलती होगी तो 6 पे भी पहुंच गए। इस तरह का काम है। अच्छा, 14th, पूरा ही पेपर एक तरह से आपकी गलतियों की वजह से दोबारा डिस्कस हो गया है। आखिरी सवाल इस पेपर का, मेंशन द फैक्टर्स। चलो ठीक है, अंडर व्हाट कंडीशन इज द, भाई 1-2 बच्चे तो अटेम्प्ट ही नहीं करके आए। 1-2 बच्चे, जितने पेपर अभी तक चेक हुए, अटेम्प्ट ही नहीं करके आए। पता नहीं भूल गए कि 13 ही सवाल है, 14 करने हैं, क्या है क्या नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं करके आ रहे वहां पे। अब इसमें बताता हूं एक बड़ी मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक बी पार्ट में। बी पार्ट में पूछा कि अंडर व्हाट कंडीशन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम। ये कहता है कि किस कंडीशन में करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम लगेगा। बताना एक बार क्या कंडीशन थी? 90 डिग्री पे होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए 90 डिग्री पे, वो बताओ, बोलो। फील्ड आई। हाँ, करंट कैरिंग वायर की जो डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच में एंगल 90 होना चाहिए। अब सुनो, यहां कुछ बच्चे लिख के आ रहे हैं कि फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स उस करंट कैरिंग वायर के 90 डिग्री पे लगे। एक जवाब ये आ रहा है, फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री एंगल पे लगे। अरे भाई, इनके तो हमेशा 90 पे लगेगा। क्या एफ का ये फॉर्मूला है कि नहीं, आई इंटू एल क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड वाइज। और वेक्टर्स में जो +1 में आप पढ़ेंगे, वेक्टर्स में ये बताया जाता है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी, यानी कि जो एफ वेक्टर होगा वो तो एल के भी परपेंडिकुलर होगा, एंड जो एफ वेक्टर होगा वो बी के भी परपेंडिकुलर होगा। एफ वेक्टर एल के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। वो तो चाहे फोर्स मैक्सिमम हो और चाहे कम हो, ये कंडीशन तो हमेशा सेटिस्फाई होंगी। लेकिन जब आप इसको खोलते हैं तो ये बनता है आई एल बी इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन एल एंड बी, थीटा। अगर आप इसको मैक्सिमम चाहते हैं तो ये चीज मैक्सिमम होनी चाहिए, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, यानी कि थीटा बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर
सॉरी, ये आपका हो 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री हो तब जाके होगा। तो मैंने आपको लगभग ना वो गलतियां बताई हैं कि जो आप लोग करके आ रहे हैं, जो ज्यादातर बच्चे करके आ रहे हैं, और जिनके पेपर में वो पेन नहीं चल पा रहे स्टाइलस की तरह चेक करने वाला, तो फिर वो मुझसे पूछ रहे हैं कि सर कहाँ गलती हुई। तो मैंने क्लियर कर दिया यहीं पे, जिनके पेपर में हो पा रहा है मैं उनको भेज रहा हूँ कि भाई किस तरह से क्या मिस्टेक्स है क्या नहीं। ठीक है, कुछ बच्चों के 10 में से 10 भी आए हैं, अच्छी बात है। लिस्ट में बनाता जा रहा हूँ आपके साथ, जब सारे पेपर चेक हो जाएंगे तो एक बार लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो, ये तो यूटी की बात हुई। इस यूटी को मैं दोबारा लिंक कर दूंगा इस लेक्चर के अपलोडिंग के साथ भी। अब बात ये आती है कि हमने जो पिछला लेक्चर आपका डाला यूटी के जस्ट बाद, ह्यूमन आई से रिलेटेड, ह्यूमन आई 12th से ज्यादा 10th के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th से ज्यादा 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो क्या आपको उन सवालों के जवाब मिल चुके हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछे थे? बताओ एक बार, सभी सवालों के बोलो। क्या उन क्वेश्चंस के, ह्यूमनाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब अब आपके पास हैं कि नहीं? यस सर। तो बताओ, मेरा पहला सवाल है कि अगर मेरे मायोपिया है और मैंने करेक्शन के लिए कॉनकेव लेंस यूज किया, ठीक है, उसने फार पॉइंट को ठीक कर दिया, लेकिन जब कॉनकेव लेंस लगा रखा है उस वक्त मेरा नियर पॉइंट वहीं रहेगा या मेरे पास आ जाएगा या और दूर चला जाएगा? जवाब दो अब इस बात का। वहीं पे रहेगा। तो फिर यार हमने क्या अटेंड किया है कि नहीं वो लेक्चर, पिछला लेक्चर? हाँ भाई, कितने बच्चों ने अटेंड किया है कि नहीं अभी इससे जस्ट पिछला जो लेक्चर आपकी लिस्ट में, प्ले लिस्ट में? बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, अच्छा लेक्चर है। हाँ, एक बच्चे ने जवाब दिया है कि दूर चली जाएगी, बिल्कुल सही जवाब है। सुनो, अब नियर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है, आपको केवल मायोपिया है, नियर पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं है। फार पॉइंट इन्फिनिटी पे बैठा है अगर आई ठीक होती तो, लेकिन अगर मायोपिया है तो फार पॉइंट थोड़ा पास आ गया। नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर पे, पर फार पॉइंट पास आ गया। लेकिन जब आप चश्मा लगा के देखोगे, कॉनकेव लेंस यूज करके देखोगे, तो नियर पॉइंट 25 से थोड़ा दूर हो जाएगा। यानी कि जिनको मायोपिया है, दूर की चीजों के लिए तो लेंस लगाएं, लेकिन पास की चीजों को देखने के लिए लेंस लगाने से दिक्कत हो सकती है कि उससे लेंस के साथ आपका नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला जाएगा। तो इसलिए मायोपिया वालों को लेंस हटा के पास की चीजें देख लेनी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। बताओ एक बार, क्या ये पहला सवाल, इसका जवाब आपको समझ आ गया है? ठीक है, एक्सप्लेनेशन उस लेक्चर में है जो अपलोड किया जा चुका है आपके लिए। इस लेक्चर में मैं एक बार जवाब दे रहा हूं जो सवाल मैंने आपसे पूछे थे कि आप लोगों ने अटेंड किया नहीं किया, उस तरीके से देखते हुए। अच्छा ठीक है, ये अपने रिजल्ट्स याद करते चलना जो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो बताओ वैसे प्रॉब्लम नियर पॉइंट में है कि फार पॉइंट में है? अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है तो नियर पॉइंट में, ठीक है ना, प्रॉब्लम आपकी नियर पॉइंट में है। फार पॉइंट सही है, इन्फिनिटी पे है। लेकिन अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूं, तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हुए मेरा फार पॉइंट वहीं रहेगा इन्फिनिटी पे, या और भी दूर चला जाएगा, या पास आएगा? वहीं रहेगा। बताओ, और कोई पास आएगा? देखो, जिसने अभी जवाब दिया लास्ट में, पास आएगा। क्या नाम है आपका? सही जवाब दिया है सर प्रियांशु। प्रियांशु, क्या वो लेक्चर अटेंड कर लिया है पिछला? सर स्टार्टिंग के 10 मिनट का। वो स्टार्टिंग के 10 मिनट का ही क्यों? इतना ही था वो, बहुत बड़ा तो खैर था, बड़ा तो था वो। तो उसमें आ चुकी थी ये बातें जो आपको जवाब मिल गए? यस सर। ठीक है, कोई नहीं, वो अच्छे से अटेंड कीजिए। मैं सभी बच्चों को कह रहा हूं, आपके ग्रुप पे डाला जा चुका वो लेक्चर, आप अटेंड कीजिए। तो अगर आपको हाइपरमेट्रोपिया है और आप दूर वाली चीजों को देखते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप लेंस लगा के बहुत दूर तक की चीजें देख पाए। हो सकता है कि लेंस हटा के आपको दिख रही हो, लेंस लगा के ना दिखे, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई पे जब लेंस रखा रहेगा कॉन्वेक्स लेंस, तो जो फार पॉइंट है वो थोड़ा पास आ जाएगा। ऐसे ही मायोपिक आई पे जब लेंस रखा होगा कॉनकेव लेंस, तो जो नियर पॉइंट है वो थोड़ा थोड़ा दूर चला जाएगा।
यानी कि मायोपिया जिनको है उनको पास की चीजें पढ़ने के लिए लेंस हटा लेना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया जिनको है उनको दूर की चीजें पढ़ने के लिए लेंस हटा लेना चाहिए अगर कोई दिक्कत हो तो। क्या इन दो सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं जो पिछले लेक्चर में हमने पूछे थे, पीछे 1-2 लेक्चर पहले जो भी हुआ था उसमें? ठीक है। अगला मेरा सवाल था कि एक यंग आई है, 5-6 साल का बच्चा है, उसकी आई बॉल का साइज एक नॉर्मल आई की आई बॉल से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। ये उस दिन भी जवाब आया बड़ा। क्या आपने अभी तक वो लेक्चर अटेंड नहीं किया? यार मेरे को बार बार यूं लग रहा है अब सारे जवाब गलत पे गलत आए जा रहे हैं, कोई एक आधा बच्चा सही बोल रहा है। अरे लेक्चर अटेंड नहीं किया है क्या वो पिछला अभी तक भी? आज करेंगे, आज कर लेंगे वो लेक्चर अटेंड। देखो तीनों तरह के जवाब मैसेज में आ गए बच्चों के, कोई सेम कह रहा है, कोई बड़ा कह रहा है, कोई छोटा कह रहा है। अब मैं क्या मानूं, तीनों जवाब आ गए जो 3 हो सकते थे। सुनिए, ऐसे तुक्के ना मारे, ये जो बार बार जवाब दे रहे तुक्के ना मारे। मैं फिर से कहता हूं उस लेक्चर में सारी चीजों का जवाब है। अब सुन लो, एक छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो जिस तरह से और बॉडी पार्ट्स धीरे धीरे बड़े होते हैं, ऐसे ही शुरू के 5-7 साल में आई बॉल का साइज भी बड़ा होता है। तो मेरा सवाल है कि यंग आई की आई बॉल 2.5 सेंटीमीटर की होती है, उससे छोटी होती है? बताओ। उससे छोटी होगी, उससे छोटी होगी। निशांत, आपने अटेंड कर लिया पूरा लेक्चर या नहीं किया है? देखो अगर नहीं किया है कोई बात नहीं, आपके टेस्ट चल रहे थे आज, मुझे लगता है आपके टेस्ट पूरे हो चुके। तो आज जो भी बच्चे हैं, मैं बार बार यार इसीलिए तो बोल रहा हूं, फिर फायदा क्या हो रहा है, आज अटेंड करेंगे जरूर। अच्छा अगला सवाल, एक यंग आई का जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से पास होता है या 25 सेंटीमीटर पे होता है, 25 सेंटीमीटर से दूर होता है? बोलिए, बोलो भाई बोलो। यंग आई का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पे होता है। अब फिर जवाब गलत आ रहा है मैसेज में, एक बच्चा लिख रहा है कि दूर होता है, फिर से गलत जवाब आ रहा है। एक यंग आई का जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर से भी पास होता है। मतलब इतनी पास की चीज की इमेज हमारी आंख की रेटिना पे नहीं बनेगी, आपकी आंख की रेटिना पे नहीं बनेगी, लेकिन उस छोटे बच्चे की आंख की रेटिना पे बन रही होगी। और मुझे लगता है जब हमने ऑप्टिक्स ये ह्यूमन आई पढ़ा था अपने रेगुलर लेक्चर्स में, उस समय भी ये बात तो शायद आपको बताई गई थी। ऐसे बताई गई थी कि यंग आई जो होती है इतनी पास होगा तो भी इमेज रेटिना पे बनेगी, लेकिन उसे एबीसीडी का मतलब नहीं पता। हमारे क्या होता है, हम पास कर लेंगे तो एबीसीडी जानते हैं, लेकिन वो इमेज रेटिना पे नहीं बनती। तो दिक्कत दोनों को ही है। पिछली क्लास में पूछे गए ज्यादातर सवालों के जवाब मैं इस क्लास में दे रहा हूं, ये मानते हुए कि आपने लेक्चर अटेंड कर लिया था। नहीं किया है तब भी मैं दे रहा हूं ताकि आप लेक्चर अटेंड करें, ताकि आपको उसकी इंपॉर्टेंस समझ आए। क्या ये 3-4 सवालों के जवाब मिल चुके हैं आपको जो मैं अभी? ठीक है। अब अगला सवाल, एक नॉर्मल आई की पावर ऑफ एकोमोडेशन कहां से कहां तक जाती है? उसकी पावर, नॉर्मल आई की पावर 40 to 44 डाय। हाँ 40 to 45 डाय। अब मैंने एक सवाल पूछा था कि जो यंग आई होती है, यंग आई, उसकी पावर 40 to 44 होगी या 50 to 60 होगी या 35 to 45 या 25 to 35, मतलब कम रेंज में होगी, ज्यादा में होगी, या यही रेंज होगी? मुझे नहीं लगता कोई जवाब होगा आपके पास, अभी कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर दोबारा मैं कहता हूँ लेक्चर अटेंड कीजिए और मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि उनकी जो पावर होती है वो नियरली इससे ज्यादा चली जाती है। 40 to 44 डायोप्टर को ज्यादा की तरफ बढ़ा दो, मीन्स 50 to 60 की तरफ चलेगी। यंग आई की जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है वो थोड़ी ज्यादा की तरफ होती है, ना कि इस रेंज में। और उसका कारण दोनों इसमें निहित हैं, दोनों कारण इस बात में निहित हैं जो आपने अभी 2 बातें पढ़ी। पहली बात, एक यंग आई बॉल का साइज नॉर्मल आई बॉल से छोटा होता है कि बड़ा होता है? बताओ। छोटा होगा। देखो तो एक यंग आई बॉल का साइज नॉर्मल आई बॉल से छोटा होता है। अब सुनो, ये आई लेंस है और ये आई बॉल है और ये उसका साइज है। हम जानते हैं कि ये जो साइज है दिस इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर।
अब जब इंफिनिटी की चीजों को आप देखते हैं तो आई मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं, लेंस थिन होता है, लेंस थिन होता है तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है, फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है तो पावर मिनिमम होती है। और इमेज बन रही है रेटिना पे, क्या रेटिना 2.5 सेंटीमीटर दूर है या पास है? रेटिना 2.5 सेंटीमीटर दूर है या पास है? पास है ना। तो यूं बताओ, इस लेंस अब इंफिनिटी से रे आ रही है तो इमेज बनती है फोकस पे, सेकंड फोकस पे। इंफिनिटी से जब रे चल के आई तो इमेज तो बनेगी सेकंड फोकस पे। तो ये जो इसकी फोकल लेंथ है एफ मैक्स, ये इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होगी या लेस देन 2.5? इस समय का डायग्राम देख के बताओ। इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर होगी या लेस देन 2.5? लेस। दिस इज लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। तो जो पावर मिनिमम होगी, अगर इतना होता तो पावर मिनिमम आती 40 डायोप्टर, लेकिन इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बताओ पावर मिनिमम बड़ा हो जाएगा 40 डायोप्टर से या छोटा हो जाएगा? बड़ा। यानी कि जो पी मिनिमम है वो ग्रेटर रेंज में गई, पी मिनिमम जो है वो ही ग्रेटर रेंज में गई। तो जब पी मिनिमम ही ग्रेटर रेंज में गई तो पी मैक्सिमम तो उससे आगे जानी है, समझ गए हो? अरे जब पी मिनिमम ही बढ़ेगी तो पी मैक्सिमम तो और भी आगे जानी है। तो आपको इस बात का भी ढंग से एक्सप्लेनेशन उस लेक्चर में दिया गया है, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक बड़ा अच्छा सा लेक्चर है आपके लिए जो आप वहां से अटेंड करेंगे। ठीक है, जरूर करें अगली क्लास से पहले। यूटी सारे कंप्लीट हो चुके हैं ना आपके यूनिट टेस्ट? ठीक है। अच्छा आप सुनो, मैंने आपको यूं बताओ, मैं थोड़ा सा ऑप्टिक्स की तरफ चला गया हूं। मैंने आपको ये पढ़ाया था एक सिंगल लेंस कॉन्वेक्स लेंस एक मैग्नीफायर का काम करता है, जिसको हमने सिंपल माइक्रोस्कोप नाम दिया था, पढ़ाया था। एक सिंगल लेंस कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है ना। आप बताओ मुझे उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर, या जिसको एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते थे, उसकी रेंज कहां से कहां तक होती थी? एक सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर की रेंज कहां से कहां तक होती थी? मैं लिखूंगा उससे पहले आप बता दो। लो मैं थोड़ी शुरुआत करवाता हूं, अब बोलो अब आगे। चलो मैं ही लिख देता हूं, अब बता दो क्या ध्यान आ रहा है क्या? ये कुछ याद आ रहा है ऐसा डी बाई एफ से लेके 1 + d/f तक? यस सर। d/f कब थी? जब इसने जो इमेज बनाई इंफिनिटी पे बनाई कि नियर पॉइंट पे बनवाई? इंफिनिटी। ये इसको हम एक नाम दिया करते थे, है ना, याद होगा तो आपको। क्या लिखा मैंने, बोलना? नॉर्मल एडजस्टमेंट। हाँ, ये नाम याद आ गया, नॉर्मल एडजस्टमेंट, ये बोला था। और ये रेंज ये थी कब? मान लो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा है, देखो ये नियर पॉइंट है, ये इंफिनिटी पॉइंट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो सकता है। ऑब्जेक्ट की जो दूरी है u है, तो मैं उसे मोड u लिख लेता हूं, डिस्टेंस को मोड u, क्योंकि u तो नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि u तो नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन इतना तब होगा, ये देखो वैसे तो इंस्ट्रूमेंट्स 12th में आते हैं, लेकिन जो एक सिंगल लेंस है, सिंपल माइक्रोस्कोप है, वो इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी से बाहर आ सकता है, एक लेंस से रिफ्रैक्शन की तरह आ सकता है आपके लेवल पे। तो मैं जस्ट थोड़ा सा रिवीजन ले रहा हूं कुछ चीजों का। जो हमारी इमेज बनती है, जो ये जो इमेज बनवाएगा, जो आंख के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो इमेज होनी चाहिए आई की रेंज ऑफ विजन में, मतलब इंफिनिटी से नियर पॉइंट तक, तभी उसकी इमेज आंख रेटिना पे बनवाएगी इस तरह से। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट की रेंज याद आ गई है, d/f से लेके 1 + d/f तक। काफी दिन पहले हमने ये चीजें पढ़ी थी।
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, डी बाई एफ तो रेंज तब होती है जब इमेज बने इंफिनिटी पे, 1+d/f रेंज तब होती है जब इमेज बने नियर पॉइंट पे। अगर मुझे इमेज नियर पॉइंट पे बनवानी हो तो मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखता हूं लेंस से? अगर मुझे इमेज नियर पॉइंट पे बनवानी हो तो मैं ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखता हूं लेंस से? याद नहीं है, याद नहीं, कोई बात नहीं, आपको अभी मैं लिखूं तब याद आ जाए शायद। d/f/d+f। कुछ याद आ रहा है? कुछ ऐसा फॉर्मूला भी आया था कभी? बताओ, कुछ ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है? d/f/d+f। अरे याद आ रहा है ना? तो जब आप ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखते हैं तो इमेज बनेगी नियर पॉइंट पे, और उस वक्त मैग्निफिकेशन ये होता है। अब बात ये आती है कि मान लो आपने कहीं और रखा है ऑब्जेक्ट को, ना तो इंफिनिटी पे इमेज बनी और ना नियर पॉइंट पे, तो उस केस में जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है d/mod(u). ये बात आप याद रखना। इसी की रेंज है यहां से लेके यहां तक, इसी की रेंज है यहां से लेके यहां तक, d/mod(u). देखो, इंफिनिटी पे इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो। इंफिनिटी पे इमेज कब बनेगी? जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? फोकस पे, फोकस पे ना। यानी कि अगर मैं मोड यू को एफ कर दूं तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। तो आप खुद देखो क्या ये आ गया कि नहीं यहां से? मोड यू को एफ रखा तो d/f। और जब आप ऑब्जेक्ट को इतनी दूर रखते हैं, इतनी दूर, तो एक बार रख के देखो, d/d(f) और ऊपर गया d+f, d से d गया, अलग अलग डिवाइड करो, f/f1 और प्लस d/f। आप देख सकते हैं ये यहां पे आ चुका है। अब और कोई भी केस आए, और कोई भी केस एक सिंगल लेंस का जो मैग्नीफायर का काम कर रहा है, मैग्नीफायर का काम कर रहा है, मींस सिंपल माइक्रोस्कोप का काम कर रहा है, एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है डी मतलब डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन 25 सेंटीमीटर लीस्ट डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा। और दो एक्सट्रीम केस में वो ये है। एक बार मुझे बताओ, क्या सिंपल माइक्रोस्कोप की ये चीजें ध्यान आ गई आपको? ठीक है। अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन आए, अगर दो लेंस का कॉम्बिनेशन आए तो उसे हमने बोला था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। बोला था दो लेंस के कॉम्बिनेशन को कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक ऑब्जेक्टिव लेंस, एक आईपीस लेंस, है ना? उस पे भी कुछ क्वेश्चंस हमने आपको करवाए थे। एक फॉर्मूला मैं आपको बोलता हूं ताकि आप दिमाग में रखना। ये चीजें मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूं, इस लेक्चर को अपलोड करने के बाद मैं आपके ग्रुप पे एक और लेक्चर डालूंगा जिसमें 5-6 सवाल होंगे इन्हीं चीजों पे। मीन्स ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, ताकि ये चीजें और थोड़ी क्लियर हों फॉर योर एनटीएससी एग्जाम। फॉर योर एनटीएससी एग्जाम ये चीजें क्लियर हों कि किस तरह से अच्छे कॉम्बिनेशंस बनते हैं लेंसेज के, जिनको माइक्रोस्कोप का नाम दिया जाता है, या एक सिंगल लेंस में भी कैसे। तो अगला फॉर्मूला हमारा ये था। आप बताओ, सिंपल माइक्रोस्कोप में तो हमने निकाल लिया मैग्नीफाइंग पावर d/f से लेके 1+d/f या फिर d/mod(u), ठीक है। अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन कैसे निकाला करते थे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर आए तो उसका एंगुलर मैग्निफिकेशन हम कैसे निकाला करते थे? किस तरीके से हम निकाला करते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन? मैं बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप आए तो सबसे पहले अगर उसका आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन चाहिए, उसकी मैग्नीफाइंग पावर चाहिए, उसमें ऑब्जेक्ट की तरफ जो लेंस रखा रहता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, उसका तो निकाल लो लीनियर मैग्निफिकेशन, उसका तो निकाल लो लीनियर मैग्निफिकेशन v/u करके। और जो अगला लेंस है आईपीस, उसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह देखें और उसका निकाल लो एंगुलर मैग्निफिकेशन, इससे इससे या इससे। ऑब्जेक्टिव लेंस का तो निकालो लीनियर मैग्निफिकेशन v/u, और आईपीस लेंस का निकालो एंगुलर मैग्निफिकेशन, और उन दोनों का कर दीजिए प्रोडक्ट, उन दोनों का आप कर दीजिए प्रोडक्ट, तो आपका फाइनल मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप आ जाएगा। अब यहां फिर एक सवाल बनता है जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको पहले भी, कि ये दो वर्ड क्या अलग अलग हैं क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या दो अलग अलग वर्ड्स हैं क्या? दोनों की वैल्यू सेम नहीं होती है? इन पे भी लेक्चर दिए जा चुके हैं पहले। बताओ, क्या लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन अलग अलग होते हैं क्या, या सेम होते हैं?
किसी भी लेंस के लिए जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो तो होता है V/U, और किसी भी लेंस के लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो होता है D/mod U फॉर ऑब्जेक्ट। ये दिमाग में रखना, लीनियर मैग्निफिकेशन V/U और एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है D/mod U। ठीक है, अब सवाल ये भी मैंने करवाया था, मैं एक रिपीटिशन कर रहा हूं कि किस कंडीशन में, किस केस में लीनियर और एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ ए लेंस सेम होते हैं, बताओ किस समय, किस कंडीशन। हाँ बोलो, दोबारा बोलो। जब इमेज डी पे बने। हाँ बिल्कुल सही, जब आपकी इमेज, पीछे लेक्चर लिया है ना, इस पे करवाया होगा, ये पॉइंट है ना। सुनो, जब इमेज आपकी डी पे बने, देखो इधर सुनो, डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। ये मोड तो इसलिए लगाया जाता है कि इसमें ऊपर पॉजिटिव है, विदाउट साइन रखोगे तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, एक ही बात है। तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर यहां फिक्स है डी, यहां वेरिएबल है वी। तो अगर v भी d हो जाए, अगर v की वैल्यू भी d हो जाए तो लीनियर और रेगुलर मैग्निफिकेशन दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सेम हो जाएंगे। अगर v की वैल्यू भी d हो जाती है तो लीनियर और रेगुलर मैग्निफिकेशन दोनों के दोनों सेम हो जाएंगे। और v बराबर d का मतलब है कि जो इमेज बनी है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी है। तो मैंने एक कुछ पिछले 10-15 मिनट में लगा लो एक माइक्रोस्कोप या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस या एक सिंगल लेंस एज ए मैग्नीफायर का रिवीजन करवाया है। अब इस पे जो इस लेक्चर के बाद जो आपको दिया जाएगा अगला लेक्चर, उसमें ना केवल न्यूमेरिकल्स होंगे ऑन दीज लेंसेज, ऑन दीज मैग्नीफायर्स। इस क्लास की उसमें मदद मिलेगी। देखो इस क्लास में 2 काम हमने किए हैं। एक तो ये, अब जिस भी बच्चे को मैं पेपर भेज रहा हूं चेक करके, वो जैसे बार बार मुझसे पूछ रहे हैं सर गलती बताओ गलती बताओ, अगर पेन नहीं चल रहा उसमें तो मैं आपको गलती मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो आप एक बार जो आज डिस्कस किया उससे देखो आपने कहां गलती की है। आज मैंने कॉमन मिस्टेक्स बताई, तो यहां तक बच्चों ने मिस्टेक दी है वो यूटी की। ठीक है, यूटी लिंक्ड है पिछले लेक्चर के साथ भी। और दूसरी बात, फिर हम इस पे गए इन इंस्ट्रूमेंट्स का रिवीजन करने, और इनके रिवीजन के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो आपके अगले लेक्चर में होंगे। तो कल जब शाम को हम मिले, तो एक तो मैं सबसे पहली उम्मीद तो मैं ये करता हूं कि आप वो ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स वाला लेक्चर जरूर अटेंड करके आगे बढ़े, जिसके जवाब आज मैंने दिए हैं जो आपने अटेंड नहीं किए। करोगे कि नहीं करोगे बताओ, कर लोगे ना वो लेक्चर? ठीक है, प्लस ये तो आपने अटेंड कर ही लिया है, और इससे अगला जो डाला जाएगा वो आप अटेंड करके फिर कल शाम को हम मिलेंगे। ठीक है, अभी हम 17 तारीख तक थोड़े बिजी हैं, तो आपका यही शेड्यूल रहेगा। 17 तारीख के बाद आपका शेड्यूल में वही जो अपना दोपहर का टाइम हुआ करता था अलग अलग, वो हम कर देंगे। 17 तक मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तब तक तो ये भी। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू।